आज आप लोगों का अपने प्यारा सा चैनल polytechhub.com पे स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। एक लेक्चर था जो पुराना था, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थे, छोटी छोटी बातें जिसको हम लोग सीख लिए थे। और जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे, जिसमें आपको समझाए थे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं। ये था हम लोग का एक बार क्विक रिव्यू जो पुराने कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे। आज दोस्त इसी में बात करेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप समझ गए थे कि जो हमारा एक टेबल होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक टेबुलेटेड फॉर्म होता है जिसमें हम क्या रखते हैं, एक में रखते हैं रैंडम वेरिएबल और एक में रखते हैं रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी। और इस टेबल को हम लोग बोलते थे क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता था। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो सम होता था, जो भी प्रोबेबिलिटी का, वो कितना होता था, वो 1 होता था दोस्तों। तो अभी तक हम लोग को इतने सारी बातें बहुत अच्छे से पता चल गई है। अब देखिए ध्यान से, याद कीजिए, अब भोजपुरी का नाम याद करना है ना, चलो ठीक है दोस्त। अब देखो, याद कीजिए कि इससे पहले हम लोग बात किए थे दोस्तों, इससे पहले जब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते थे दोस्त, तो क्या करते थे, उसमें हमारा डाटा रहता था, जैसे कि यहाँ पे डाटा रहता था और यहाँ डाटा का फ्रीक्वेंसी रहता था, एक्स रहता था और यहाँ एफ आई रहता था, इस तरह से रहता था। और हम लोग उसे टेबुलेटेड फॉर्म में करते थे और फिर वहाँ से मीन मीडियन निकालते थे। अब गौर से देखिए, हम लोग का सेम तरीका का ये हमारा डाटा और इस डाटा का ये देखिए फ्रीक्वेंसी की तरह यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया टेबल। अब एक तरह से कहो कि कुछ इसी तरीके का बात हो गया है। तो हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले आप लोगों को एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए दे रहे हैं छोटा सा, जो कि कल किए थे, पिछले क्लास में करवाए थे आपको। एक बार मजे लेने के लिए आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप लोग रिवाइज किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू होते हैं और एक क्वेश्चन आप अपने कॉपी में फटाफट नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। 2 coins are flare in air। 2 कॉइन को हवा में उछाला गया है ना। राइट डाउन या राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दोस्त, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें लिखनी है किसके लिए, एक रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल के लिए लिखनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और हमें बताइए कि आपका आप अपने जो टेबल है आपके, उस टेबल में यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है, हम सबको पता है, जहाँ पे हमारे पास होते हैं रैंडम वेरिएबल और क्या होते हैं रैंडम वेरिएबल की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो दोस्त फटाफट आप बताइए हमें कि क्या क्या आपकी वैल्यूज आ रही है, हम आपके आंसर से टेबल को फिल करेंगे। तो फटाफट शुरू हो जाइए। तो देखिए हो, अब बात करते हैं, आप सब इसको कर लिए होइएगा, फटाफट क्या लिखे होइएगा। 2 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो कुछ आपका इस तरह से बनेगा, हेड टेल हेड और टेल। क्लियर है, हम सबको पता है कि हमारा ये एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन में हम क्या रखते हैं, एक्स इवेंट को रखते हैं और ये फंक्शन हमको उसके रिगार्डिंग क्या देता है, आउटपुट देता है। नहीं तो जैसे इनपुट था, अब जैसे हम कहेंगे कि फंक्शन को डिफाइन कर लिए किसके लिए, यानी रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किए नंबर ऑफ टेल के लिए। तो हम सबको पता है, याद ही होगा हम लोगों को कि एक्स जब नंबर ऑफ टेल के लिए है, तो इसमें अगर पहला वाला हम इवेंट डाले, हेड डालेंगे, तो ये एक्स कितना मान देगा, 0, यानी एक्स का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे इसमें डालेंगे इवेंट के बदले क्या, हेड। इवेंट क्या डिफाइन है, हमको किसको डिफाइन किया है, वेरिएबल को, नंबर ऑफ टेल के लिए। तो जैसे पुट करेंगे तो क्या कह देगा,
0। हाँ दोस्त एक बात और भी, अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट होइएगा तो दर्द होगा, है ना, दर्द होगा, क्योंकि ये दर्द वाली बात ही है, क्योंकि आपको बोले कि प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्जन ये है, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत आएंगे। अगर आप मेरे अगर अभी तक नहीं देखे तो पहले पिछले वाला लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर के साथ जुड़िएगा, ठीक है दोस्त। ये आप इसमें जैसे पुट कीजिएगा तो हेडर तो क्या दे देगा, ये 0। इसको पुट कीजिएगा तो क्या कहेगा कि देखिए इसमें मशीन गिनना शुरू कर देगा, जैसे इवेंट के बदले हेड टेल है तो क्या गिनना शुरू करेगा कि देखिए क्या वो टेल है, ए वो टेल देखा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर कितना आएगा 1। अच्छा, जब ये वाला पुट करेंगे तो इसमें भी टेल की संख्या कितना है, टेल 1, तो ये भी 1 आएगा। लेकिन हम लोग पता है कि रिपीटेड एक्स की 2 रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिंगल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, यानी इसके लिए, इस दोनों के लिए x की वैल्यू कितना आएगा, सॉरी इस दोनों के लिए x की वैल्यू कितना आएगा 1, इसके लिए x की वैल्यू कितना आएगा, इसके लिए x की वैल्यू कितना आएगा, तो इसको हम टेबलेटेड फॉर्म में लिख लेंगे 2। तो आपका रैंडम वेरिएबल का मान कितना हो गया 0 1 2। बहुत बढ़िया दोस्त। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसकी x की वैल्यू क्या है 0, यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना क्या, Px = 0, मतलब उस रैंडम वेरिएबल जिसकी x का मान 0 था। ऐसे बताओ x का मान यानी रैंडम वेरिएबल का मान 0 किसके लिए हुआ, हेड के लिए हुआ, है ना, हेड की। तो ये ऐसे जो इवेंट है कितना है, एक ऐसे इवेंट कितना है, एक, जिसकी रैंडम वेरिएबल का मान कितना आता है 0 आता है, एक है। तो टोटल कितना है, टोटल कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4। अब वो पता है कि टोटल नीचे रखते हैं और जितना हैपनिंग इवेंट रहता है उसको ऊपर रखते हैं, उसकी संख्या को। तो अब बताइए दूसरा 1, इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं Px = 1 के लिए। बताओ अब टोटल कितना है, टोटल कितना है 4 4, और बताओ x बराबर 1 कितने इवेंट के लिए आ रहे हैं 2, तो हमारे पास है 2/4, दिस कम्स आउट 1/2, दिस इज 1/2। अगेन अब तेल कितना आ गया, देखिए तेल बराबर, तो ऐसे ही देखिए, ध्यान से देखिएगा, Px = 2, यानी ऐसे रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू 2 है, ऐसे कितने इवेंट है, एक नहीं, और ये हो जाएगा 1, और टोटल कितना है 4, ये आ जाएगा 1/4। तो इस टेबल का नाम हम लोग क्या कर देंगे, ये है प्रोबेबिलिटी, यही तो सिखाए थे आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लियर है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपेक्षा करते हैं आप सबका भी यही आया होगा। हम लोग इसमें आगे कि दोस्त एग्जैक्टली इसकी पी आई है और ये आपका एक्स आई है, जैसे हम लोग वहाँ होता था एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो हम लोग को मीन के बारे में पता है, अब मीन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने का तरीका दोस्त देखिए, अब हम लोग इसी चीज़ के लिए, अब देखिए ये टेबल जिस तरह से स्टैटिक्स में होता था उसी तरह का टेबल बन गया ना। तो अब आपको बताया था इसी में कि इसमें मीन मीडियन मोड वाला जो मामला होता था, हम लोग ये चूंकि एक डाटा हो गया, अब हमारे पास ये क्या हो गया, डाटा। अब डाटा पे तो हम लोग वो काम कर ही सकते हैं, जो मीन वाला काम है, वेरिएंस वाला काम है, स्टैंडर्ड डिविएशन वाला काम है, वो कर ही सकते हैं। तो अब इन डाटा पे हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। क्या यह बात क्लियर है दोस्त? आ जाइए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या सीखना है, अब हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग मीन जो निकालने जाएंगे वो कैसे निकालेंगे। जो डाटा हमारे पास रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, अब हमको कहेंगे मीन निकालने के लिए, है ना, या फिर यहीं पे आपको कह देता कि मीन निकालने के लिए, है ना, तो या फिर आपको यहीं पे कह देता वेरिएंस निकालने के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए। तो फिर आप कैसे जाते, कैसे करने जाते, कैसे निकालते, चलिए अब सीखते हैं उसके लिए। तो हेडिंग लगाइएगा मीन कॉमा वेरिएंस कॉमा स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन कॉमा वेरिएंस कॉमा स्टैंडर्ड डिविएशन।
नोट कीजिए, हेडिंग लगाइए। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग मीन के लिए बात करते हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ कि देखिए एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मान x1 x2 x3 है, कुछ रैंडम वेरिएबल कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग मानेंगे लेट इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल और विच आर, जिसकी वैल्यू क्या है x1 और x2 x3 x4 एंड सो ऑन and their respective probability and their respective probability, ठीक है, respective probability are p1 p2 p3 p4 so on, okay, एंड दिस इज xn कर लीजिएगा, pn कर लीजिएगा, लाइक दैट, ओके। दोस्त अब बात करते हैं देन टेबल तो आपको पता ही है ना, टेबल तो आपको पता ही है कैसा होता है, कुछ नहीं हम सबको पता है, ऐसा कुछ टेबल होगा, ये होगा रैंडम वेरिएबल और ये होगा रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, और इस तरह से x1 p1 x2 p2 x3 p3 डॉट 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 xn pn, लाइक दैट, ओके। बाबू ये हमें समझ में आ रहा था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, हाँ सब कुछ पता चल रहा है एकदम अच्छे से, सब चीज़ ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मीन, है ना, तो मीन जो निकालते हैं म्यू, जिसको हम लोग यहाँ म्यू किसी लिए मीन के लिए यूज करेंगे, है ना, वो जो होता है वो एग्जैक्टली कुछ नहीं करना है आपको, इसमें हमसे इसको गुना, जैसे हम लोग डाटा दिया रहता था उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, तो क्या करते थे XIFI करते थे ना, उसी तरह से यहाँ P है ना, तो यहाँ XIPI करेंगे, यहाँ हमारा P फ्रीक्वेंसी की तरह यहाँ रहेगा लगभग, कैसे है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये मीन निकालेगा, ये वाला तरीका हमको पता है कि ये होगा XI और ये होगा PI, FI तो है नहीं अभी, तो उसी की जगह हमारा क्या है, P है, प्रोबेबिलिटी है ना, तो XIPI, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगा ना, तो XI गुना कर देंगे करस्पॉन्डिंग से, क्लियर, और उस पूरा का जोड़, ये क्या किए XIPI मतलब सबका जोड़ क्या है, इसको इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करके सबको क्या कर देना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आया दोस्त, ये चीज़ें हम सबको पता है, ये सब चीज़ें हम पहले कर रखे हैं हम लोग, नहीं, अब पूरा जोड़ कहाँ से कहाँ तक, तो भाई यहाँ n तक है, तो i इक्वल टू 1 to, याद कीजिए जब मीन निकालते हैं तो दोस्त नीचे में उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसको आपका जोर से क्या करता है, डिवाइड करते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि नीचे में ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी पूरा का सम i इक्वल टू 1 to n, यही ना, पूरा फ्रीक्वेंसी का जोर से डिवाइड कर देते थे, यानी पूरी संख्या से डिवाइड करते थे, तो याद कीजिए जब फ्रीक्वेंसी रहता था पूरा फ्रीक्वेंसी की संख्या के जोर से क्या करते थे, डिवाइड करते थे ना, यही तो करते थे मीन निकालने के लिए हम लोग, मीन में यही जानते हैं हम लोग। हाँ, अगर सब भारत में रहने वाला है तो मीन का फॉर्मूला सबके यही भाई, विदेशों वाला सबके लिए यही मीन का फॉर्मूला होता है ना, और तो ये बात क्लियर है, ये दोस्त सबको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्त, ये मीन का फॉर्मूला रहा, और मीन को कभी यहाँ पे हम लोग ये मीन है ना उसको ये एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन सॉरी टेटेशन नहीं, टेंशन, एक्सपेक्टेशन, ओके। इसको मीन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, मीन इज, यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे, मीन, म्यू क्या है, म्यू इक्वल टू मीन, ठीक है, यहाँ हम लोग यूज करेंगे मीन के लिए म्यू टर्म, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, मीन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, मीन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, यानी कहा जाता है क्या, TATION है ना, एक्सपेक्टेशन,
एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर? एक्सपेक्टेशन या हम लोग एक्सपेक्टेशन बोलते हैं या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक हमें समझ में आ गया। भाई ये मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले एक टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे और उस टेबल में से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, इसको इससे इसको इससे इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। आप फिर प्रोबेबिलिटी के जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। अब मजेदार बात ये आ जाती है दोस्त, प्रोबेबिलिटी का पूरा का जोड़ कितना होता है? 1। हम लोग पढ़े हैं भाई कि इसमें ये प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर है तो सिग्मा पी आई 1 के बराबर होगा। नहीं, हम लोग अभी पढ़े भाई, तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग ये बात करें कि अभी इसी बात को अगर हम कहें कि देखिए भाई कि ये जो मीन है वो एक्स आई पी आई जो आप कर रहे हैं, एक्स आई पी आई जो आप कर रहे हैं आई इक्वल टू 1 to n और सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 to n, तो ये इसी बात को लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई पी आई कहाँ आई इक्वल टू 1 to n। खाली क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे? चूंकि सिग्मा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 to n बराबर कितना होता हो? 1। क्लियर है? क्योंकि इतना तो आपको पढ़ाई रखे, तो ये नीचे में 1 हो जाएगा तो यही ना बचेगा हो, तो मतलब आपको इससे डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं रह गया। डिवाइडो करने जाएंगे तो पूरा का जोड़ 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही ना रह जाएगा हो। हाँ, अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, मीन निकालने हम लोग को अच्छे से आ गया होगा। और यहाँ पे मीन के लिए जो हम सिंबल यूज किए हैं वो म्यू यूज किए हैं, वो ध्यान रखिएगा, इसीलिए म्यू बराबर हम मीन लिख दिए हैं। नहीं तो एक्स बार आप लोग जानते हैं, वो चीज़ें जो हम लोग जान रहे थे एक्स बार, यहाँ जो टर्म हम लोग बराबर यूज करेंगे म्यू है ना, तो एक्स बार जो यूज करेंगे तो यहाँ पे हम एक्स बार की जनरल रिप्रेजेंटेशन में यूज नहीं ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर है वो? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग, मीन तो हो गया, अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन सबका फॉर्मूला पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, है ना। कुछ नहीं होता था, जो आपकी जो वैल्यू रहती थी, आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे वहाँ पे जो होती थी वो क्या होता था, जितना भी ऑब्जर्वेशन होता था उसको हम मीन से घटा लेते थे और उसका स्क्वायर कर देते थे। नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी रहता तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देता है, नहीं है तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार डाटा रिपीट होता है, आप लोगों को पता होगा कि बारंबारता, अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट इतना डिवाइडेड बाय पूरा जितना है, जब वो संख्या है वो आपका इसका पूरे का सम, यही करते थे आई इक्वल टू 1 to n। ये होता था वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा, इसीलिए पढ़ा रखे थे। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी रहता तो इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देते। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो ये था वहाँ के लिए, ये था वहाँ के लिए। अब बात करते हैं हम वेरिएंस यहाँ के लिए, है ना। वेरिएंस जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, वेरिएंस यानी जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर, दिस कम्स आउट, एकदम सिंपल तरीका वही सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक्स आई तो हमारा है ही है, अब मीन के लिए हम म्यू सिंबल यूज किए हैं, नहीं, और उसका करेंगे क्या, होल स्क्वायर। यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, पी आई है, तो पी आई जैसा टर्म, तो यहाँ आप करेंगे पी आई से मल्टीप्लाई, है ना, और फिर क्या करेंगे उससे यहाँ तो ये सॉरी हो, रुकिए हो, इसको हटाइए हो, आप देखिए ये हो गया, और इससे फिर क्या करते थे, डिवाइड किससे, सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू कहाँ से कहाँ 1 to n। ठीक है, अब ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला, सेम, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी भी नहीं चाहिए। इससे पहले भी हम आपको ये चीज़ सिखा रखे कि ऐसे क्यों लिखते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यस इस तरह से लिख देना है, तो ये हो जाएगा वेरिएंस का। और दोस्त यहाँ फिर ये 1 हो जाएगा, तो बात वही आएगी कि डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं क्या,
सिग्मा तो यहाँ x मतलब रैंडम वेरिएबल, क्या हो, xi मतलब रैंडम वेरिएबल। हाँ रैंडम वेरिएबल है ना। तो रैंडम वेरिएबल में भाई आपका x जो होता था ना, उसके बदले हम लोग कैपिटल x1 x2 x3 माने ना, तो इसको xi कह सकते हैं ना, i का मतलब 1 2 3 रखिएगा। सो सर वेरिएंस यहाँ पे स्क्वायर होगा है, हाँ वेरिएंस का जो साइन है देखें ना। हाँ वेरिएंस में स्क्वायर होगा। हाँ, तो पढ़ाया है आपको वेरिएंस, से पहले लेक्चर में भी आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए पिछले लेक्चर को, ठीक है, आपको बता रखे हैं वो चीज़ें। इसलिए पहले वाले लेक्चर में इसलिए हम पढ़ाते ताकि यहाँ आप इस बात को लेके थोड़ा भी ये नहीं इशू नहीं करेंगे सर ये वेरिएंस वाला ये क्या वो क्या, कुछ नहीं। अब पहला लेक्चर देख लीजिए आप, है ना, पता चल जाएगा। दोस्त यहाँ से i = 1 to n है ना। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका xi माइनस मीन का होल स्क्वायर pi, और यहाँ पे 1 हो जाएगा नीचे में, क्योंकि इसकी मान 1 होता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना हो जाएगा वहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1, बस सेम चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है क्या? This is not a sum of pi, it is only a single element, respective element। अगर तुम फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक फर्स्ट रैंडम वेरिएबल के लिए वो x1 के लिए लोगे तब p1 होगा, हाँ p1 होगा। अब भाई pi और सम ऑफ pi में अंतर होता है भाई, है ना। pi और सम ऑफ pi में अंतर होता है। ये वह जितना भी p1 p2 p3 होगा ना सबका जोड़, ये वह p1 अगर 1 रख दे तो p1 एगो सिंगल बन जाएगा, p2 एगो सिंगल, है ना प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, उस सभी प्रोबेबिलिटी का जोड़। तो pi 1 नहीं होता है, सम ऑफ pi क्या होता है 1, है ना। ठीक है बाबू, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब दोस्त एक बात और भी कि हमको पता है कि वेरिएंस अगर हमको मिल गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ नहीं है, वेरिएंस का रूट अंडर होता है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन यानी SD इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम कुछ नहीं करें, जो हमारे पास वेरिएंस का ये जो फॉर्मूला है दोस्त, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या लगा दे, रूट लगा दे। ऐसे आप ये फॉर्मूला का यूज वेरिएंस निकालने के स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए करो नहीं कीजिएगा, आराम से पहले वेरिएंस निकाल लीजिएगा और जो आएगा रहेगा वैल्यू आएगा, मान लो 6.8 5.9 9.10 जो भी आए उसको रूट लगा दीजिएगा और रूट कैलकुलेट कर दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा ये सिग्मा, हाँ अंडर रूट सिग्मा i = 1 to n xi मीन का होल स्क्वायर pi। क्लियर दोस्त, इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ तक तो क्लियर था, हमें सारी बातें क्लियर हो गई। दोस्त स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वेरिएंस निकालने के लिए कभी कभी एक दो और फॉर्मूला यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से अपने कॉपी में, एकदम सीक्वेंस में जैसे समझाते जाते हैं उसी तरह से नोट कर लीजिए, है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला जो वेरिएंस के लिए ये वाला ऐसे निकाल लीजिए। हम तो कहेंगे अगर आप ऐसे भी निकालिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऐसे निकालना चाहते तो वो और तरीका बताते हैं, उससे निकालिएगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वहाँ देखते हैं कि कैसे। पहले आप ध्यान से देखिए, हम स्टैंडर्ड यानी हम लोग वेरिएंस बराबर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। सब आदमी देख लीजिए गौर से, क्या यही है, तुम वही हो, हाँ ये वही है। देखो अब बाबू यहाँ तक ये जो हुआ, अब इसको क्या करेंगे ध्यान से देख लो, है ना, क्योंकि बाहर जब लिखेंगे इस तरह से तो वेरिएंस का एक और फॉर्मूला, अनदर फॉर्म, है ना, अनदर फॉर्म ऑफ वेरिएंस, मतलब है वही आदमी, उसका दूसरा लुक, है ना, उसी आदमी का दूसरा लुक है वेरिएंस ही। वेरिएंस को अलग तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं उसी चीज़ से। तो देखिए वेरिएंस बराबर क्या था, सिग्मा 1 to n और क्या था xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू pi। दोस्त इसको तोड़ दो, इसको क्या करो, तोड़ दो, बोर्ड नहीं तोड़ना भाई, है ना। क्या तोड़ना है, स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्या होगा दोस्त,
एक्स आई का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई म्यू इंटू पी आई। दोस्त सिग्मा की प्रॉपर्टी लगा के सेपरेट कर लेते हैं सबको, है ना, अलग अलग। तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, इस पी आई से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्त कुछ ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा की प्रॉपर्टी से, आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी आई प्लस म्यू स्क्वायर को बाहर कर दो, ये हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n पी आई, ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू, ठीक है, सिग्मा कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन उसको बाहर कर दे रहे हैं, म्यू टू एन आपका हो जाएगा एक्स आई पी आई। ठीक है दोस्त। अब कोई कोई बच्चे कह रहे होंगे सर ये का कर दिए, पतवा नहीं चल रहा है कि का कर दिए। अब कुछ किए नहीं है ना, सिंपल। जो आपका ये सिग्मा होता है ना, सिग्मा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मान लीजिए आपके साथ कुछ भी सम में है, x1 x2 एक्स आई पी आई, अगर ये सिग्मा है, इसके ऐसे सम कर रहे तब, या सेपरेट सेपरेट सम करके फिर सम करे तब, उस दोनों केस में वो सेम आता है। सेपरेट सेपरेट करके सम करे तब या सेम आता है। और कोई कांस्टेंट नंबर कोई है ना, जैसे दो है, तो कॉमन लेके आप बाहर भी करके इसको वही कर सकते हैं, एक्स आई पी आई। ठीक है, ये चीज़ें होती है। कांस्टेंट नंबर कोई है उसको बाहर करके भी आप कर सकते हैं। हो तो चलिए, अब अगर आपको पता चल गया होगा मामला, तो देखिए क्या किए हैं। पहले तो आपको इसको पी आई से सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए था, है ना। पी आई से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स आई स्क्वायर पी आई हो जाएगा, म्यू स्क्वायर पी आई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया जाता पी आई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या किए, सबको अलग अलग सिग्मा दे दिए। तो उस केस में देखिए ये क्या हो जाएगा, सेम सिग्मा, तो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर पी आई। ठीक, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर चुके तो ये वाला टर्म ये बना। दूसरा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त इसको, तो ये हो जाएगा इस इतना मल्टीप्लाई। लेकिन आप देखिए म्यू जो आपका मीन आप निकाले रहिएगा, तो मीन तो एक फिक्स वैल्यू रहेगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, है ना। तो फिर इसको कर दे पी आई स्क्वायर पी आई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 म्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसको भी बाहर कर दीजिए, ये आया क्या, एक्स आई पी आई। अब गौर से इस एक्सप्रेशन को देखिए दोस्त, इसकी वैल्यू कितना होगा बताइए, ये वाले टर्म का 1, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। दोस्त ई क्या है, देखिए तो अभी तो मीन का यही फॉर्मूला पढ़ाया है, देखिए तो म्यू, इसी को म्यू बोलते हैं ना। हाँ, तो दोस्त ये हो जाएगा कुछ ऐसा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी आई। ठीक है, प्लस ये होगा 1 यानी म्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, माइनस 2 म्यू इंटू का म्यू, इसका वैल्यू कितना होगा, म्यू, यानी म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्त। इसमें से इसको घटाएंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। मतलब आपके पास जो नया वेरिएंस का जो फॉर्मूला आया वो आया सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। क्या यही आया है? अब देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या उस तरीके से। अब ये कह क्या रहा है उसको हम आपको समझाते हैं, इसका क्या मतलब है। एक तो तरीका था कि आप जो स्टार्टिंग वाला पढ़ाए उसी से ये निकाल के हम लाए हैं। अब आप इस तरीके से भी वेरिएंस निकालने को जा सकते हैं। अब वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन की तो वो चिंता है नहीं। देखिए अब क्या कह क्या रहा है कि जैसे x1, जैसे आप देखिए ध्यान से, अभी पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये कह क्या रहा है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इससे पहले अभी इसको देख लीजिए कह क्या रहा है। जैसे टेबल होगा, इस टेबल में आपके पास एगो होगा, किसका टेबल, एगो होगा x और एगो होगा px। अब इसमें देखिए ये x1 x2 x3 इस तरह से होगा। अच्छा, ये होगा p1 p2 p3, है ना। तो अभी क्या करना है आपको, एक टेबल और बनाना है जिसमें आपका जो होगा x का स्क्वायर होगा। जैसे x1 होगा ना, तो ये हो जाएगा x1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 के स्क्वायर प्लस x3 के स्क्वायर, यानी ई जो रहेगा उसका स्क्वायर करके वो टेबल बना लेना है।
समझ आ रहा? इसका क्या मतलब है, स्क्वायर वाला का और इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट करना है तब उसको जोड़ना है। एक और टेबल और बनेगा, कैसा टेबल बनेगा निकालने वक्त, एक ऐसा बनेगा, क्या बनेगा बाबू बताओ? देखो ये बनेगा एक्स आई स्क्वायर पी वन पी आई का, नहीं, जिसमें हम क्या करेंगे, देखिए पी वन ये है, एक्स वन के स्क्वायर ये है, तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो जाएगा पी वन एक्स वन के स्क्वायर, फिर पी टू एक्स टू के स्क्वायर, फिर पी थ्री एक्स थ्री के स्क्वायर। इस सबको जोड़ देंगे तब ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इससे सबको जोड़ने को तो ये कह रहा है, तो इसका ये मतलब है। क्लियर है ये? अच्छा मीन तो आप निकाल लीजिएगा, मीन तो आप निकाल रहिएगा एक्स आई पी आई करके, मीन निकालने का तरीका आपको पता है ना? इस दोनों को गुना कर देना, जोड़ देना है, हो गया बस खत्म। ये तो मीन का एक फॉर्मूला पर है ना, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है और उसका क्या कर देना है, सम कर देना है, वही मीन आएगा। और क्योंकि डिवाइड करने वाला जो था तो वो तो 1 हो जाता है, तो इसलिए इतना ही आ जाएगा मीन। तो मीन को खाली जितना इसको ई वाला करने के बाद जितना आएगा उसको घटा देंगे, उसका स्क्वायर करके, मीन का स्क्वायर करके, तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन करने पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बाकी क्वेश्चन करने पर ज़्यादा क्लियर होता है। ये फार्मूला का क्या मतलब था वो आपको हम अभी क्लियर किए। तो आप एक काम करो, यहाँ से बहुत ही प्यार से इस सारी बातों को नोट कर लीजिए। कभी हम जरूर, अब आपके मर्जी के ऊपर है कि आप जो पहले का ये वाला फार्मूला यूज करने जाइएगा या ये वाला फार्मूला यूज करने जाइएगा, है ना? तो दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो करेंगे, लेकिन हम लोग दोनों के साथ कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये था अनदर फॉर्म ऑफ वेरिएंस। ओके दोस्त, तो ये वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन खेलते हैं, लेकिन क्वेश्चन खेलने से पहले कि जैसे कि हम लोग जो सीखे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि सारा गेम किसका है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। क्योंकि वो टेबल आपसे जब तक बनेगा नहीं तब तक आप ना मीन निकाल पाइएगा, ना वेरिएंस निकाल पाइएगा, ना स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल पाइएगा। क्योंकि सबसे बड़ा गेम किसका है, उस टेबल का है। उस टेबल के गेम के बाद खाली फॉर्मूला है, उस टेबल के बाद केवल फॉर्मूला है, तो वो टेबल ही सबसे मेन है। तो आइए, आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करवाए हैं, आइए 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे हमारा हम लोग का इसके रिगार्डिंग सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और सबसे मेन गेम आपको बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का है, क्योंकि वो टेबल पता है तभी आप मीन निकाल पाइएगा, वेरिएंस निकाल पाइएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल पाइएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है कि अ अनबायस्ड डाइस इज टॉस वन, die is toss one, once, ठीक है वो। if random variable x is defined as, if a random variable x is डिफाइंड एज, ठीक है वो, डिफाइंड एज x इज इक्वल टू 1 और 0, ठीक है। इफ द आउटकम्स इज इवन नंबर, ये वाला 1 तब आता है इफ आउटकम्स इज इवन नंबर, ठीक है। और इफ आउटकम्स इज, अब इवन हो गया तो ऑड होगा, है ना, इज ऑड नंबर। ओके, तो आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ओके, एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्त पता करनी है हमें, जबकि एक्स की वैल्यू हमें दी गई है। नहीं,
दोस्तों अभी ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। देखिए सबसे पहली बात ये ध्यान देंगे, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी पता करना है तो इसके क्वेश्चन करने के लिए या मीन वेरिएंस सब तो पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए अगर निकालना है। तो अगर इसको करने के लिए दोस्त क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये सोचना रहता है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, क्योंकि सब चीज़ तो उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो होगा उसी के रिगार्डिंग हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सब इसी के राउंड घूमेगा। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक डाई किया जाता है थ्रो, जिस डाई में रैंडम वेरिएबल x है भाई, x और x को डिफाइन कर दिया, x की वैल्यू दे दिया है, x बराबर 2 को वैल्यू दिया है, एक बार में 1 और एक बार में 0, मतलब टेबल फटाफट बना लेंगे सॉल्यूशन में। नहीं, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, नहीं हो। अच्छा, इस टेबल में x का मान 2 दे दिया है, क्या दिया है 1 और एगो, मतलब हमको px पता करना है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी इसके रिगार्डिंग ना। कितना आसान हो गया देखिए। तो बस कुछ नहीं किए, हमको रैंडम वेरिएबल है, टेबल बनाना रहता है, हम रैंडम वेरिएबल देखे भाई, उस वेरिएबल को लिख दिया। कभी कभी हमको नहीं दिया रहता तो रैंडम वेरिएबल हम खुद निकालते हैं, वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन उसको कैसे डिफाइन किया गया, तो खुद डिफाइन कर दिया है कि देखिए x बराबर 1 और x बराबर 0। अब बात ये आती है कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप कह रहा है कि 1 की प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि 1 कब आता है, जब आउटकम कितना हो, इवन नंबर हो, यही ना। अच्छा, एक डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें कितना सैंपल स्पेस होगा, 6, टोटल कितना होगा 6। अच्छा, उसमें इवन नंबर कितना होगा, 3, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा 3/6 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी, नहीं। अच्छा, 0 कब आता है रैंडम वेरिएबल, जब आउटकम कितना हो, ऑड नंबर, और ऑड नंबर की संख्या, ऑड क्या हुआ, उसमें पूरे डाइस जब थ्रो करा तो उसमें ऑड कितनी संख्या होती है 3, तो 3 बाई टोटल कितना होता है 6 होता है, कितना हो जाएगा 1/2। मतलब इसकी देखो 1/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आ भी रहा है सम। तो ये इसका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। क्या बात क्लियर है, ये समझ में आ गया हो ये। अब आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। कुछ देर रुक जाइए, है ना, एयरटेल भी लगेगा, है ना। आइडिया तो लग ही गया, अब एयरटेल भी लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, है ना, एक ही समय में, है ना, और भी विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बिना रिप्लेसमेंट के, है ना। मतलब ये होता है कि 2 कार्ड निकाल दिए, एक कार्ड निकाल दिए, फिर उधर दिए, फिर दूसरा का कार्ड निकाले, ऐसा नहीं, दोनों कार्ड एक ही बार निकाला गया, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके दोस्त। इसके बाद क्या कहता है, फ्रॉम अ सफल पैक ऑफ 52 कार्ड, फ्रॉम अ सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। कर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, फाइंड द probability distribution for number of aces, हो। इतना तो याद ही होगा आप लोगों को कि इक्का, है ना, एस कै गो एक्स होता है, 4 गो एस होता है पूरे में। 52 गो कार्ड, 52 गो में से कितना 26 को रेड, 26 को ब्लैक, फिर 26 में से 13 को बांट लेते थे, नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा रिव्यू तो होगा ही, है ना उसका। अब चलिए, अब वो कार्ड वाला मामला से थोड़ा सा आगे बढ़ के आते हैं। तो हम लोग क्या आगे कि देखिए 52 वो कार्ड है, उस कार्ड में से 2 कार्ड एक बार में निकाला जाता है,
और दो कार्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही बार। एक होता है क्या कि कार्ड निकालना, एक बार निकाले, एक को अंदर रख दिए और फिर दूसरा वाला निकाले, नहीं ऐसा नहीं किया जा रहा है, एक ही बार में दोनों कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। और कह रहा है कि सफल का पैकेट मतलब बढ़िया से मिला हुआ कार्ड, सफल पैकेट मतलब बढ़िया से मिला हुआ कार्ड, मतलब पूरा कार्ड बढ़िया से मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ जो है कार्ड अच्छा एक जगह है और कुछ कार्ड जो घटिया वाला होता है एक जगह। घटिया वाला कार्ड कहने का मतलब जिसका मतलब इम्पैक्ट कम होता है, किंग क्वीन जैक सब जो होता है सब एक जगह, ऐसा नहीं, मिला हुआ, अच्छे से मिला हुआ है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमको टेबल बनाना है भाई, क्लियर कर दिया, क्या करना है, टेबल बनाना है। किसके लिए, नंबर ऑफ एस। तो आपको बताया एकदम सिंपल सी, पहले आपको ढूंढना है कि रैंडम वेरिएबल किसको बनाया जाए, है ना, रैंडम वेरिएबल किसको बनाया जाए, क्लियर है यही बात ना। तो अभी आपको करना क्या है कि रैंडम वेरिएबल बनाने की जरूरत है हमें, है ना, सॉल्यूशन। तो हम लोग कह देते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो फंक्शन हमको डिफाइन करना है वो डिफाइन कर दिए, हमको मेनली नंबर ऑफ एस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है उसी के रैंडम वेरिएबल के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स जो है नंबर ऑफ एसेस है। अब बताइए कि दो कार्ड आप निकाल रहे हैं, क्या कार्ड निकाल रहे हैं आप, दो कार्ड निकाल रहे हैं, बाकी कैसे क्या होगा उस बात का मामला है। अब जरा सोचिए कि नंबर ऑफ एस है, दो कार्ड आप निकाल रहे हैं, तो दो कार्ड में अगर आप इसको दीजिएगा, ये जो फंक्शन है इसको एक बार में दीजिएगा, ये फंक्शन एक मशीन, फंक्शन एक मशीन, और दो कार्ड निकाल के इस मशीन में रख दीजिए और उसको पहचानने के लिए कीजिए कि ऐसा है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि एक को गैस नहीं आया, ये क्या बोलेगा मशीन वाला, बोले एक को गैस नहीं आया, और फिर रखिए दो कार्ड तो वो बोलेगा नहीं एगो है कि नहीं, अब मशीन में फिर और रख दीजिए फिर तो वो कहेगा दोनों है ना। मतलब जो आपके एक्स की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। क्या बात क्लियर हुआ कुछ, यानी इस दो कार्ड हमको निकालना है, दो कार्ड निकालेंगे तो हम फंक्शन बोले कि भाई देखो दो कार्ड है ना तुमको हम देंगे, है ना, दो कार्ड हम निकाले वो देंगे, उस किसके लिए डिफाइन के नंबर ऑफ एस, तुमको पहचानना है, मशीन को कह दिया कि क्या तुमको पहचानना कि नंबर ऑफ एस में से क्या क्या हुआ है, तो उसको ढक दिए, तो एक बार में कहा कि एको को नहीं आया, इसमें से दोनों में से कोई नहीं है, एक कहा एक 1 है, एक बार में कहा 2 है। तो पहले क्या किए, सबसे पहले क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम लोग देखे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो हम समझे कि उसके लिए रैंडम वेरिएबल हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तब उसके रिगार्डिंग हम क्या निकालेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यही तो होना था नहीं। तो हमको क्या मिला, हमको मिला कि पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए आप अपना। तो हम लोग कहा कि भाई हमें तो निकालना नंबर ऑफ एस के लिए, तो हम लोग क्या कि देखिए एक्स जो है नंबर ऑफ एस के लिए रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए, और रैंडम वेरिएबल आपको पता है कि फंक्शन होता है। तो आप दो कार्ड निकाल रहे हैं तो इसकी क्या क्या वैल्यू ये दे सकता है एस के लिए, तो आपको पता है ऑलरेडी कि एक बार में जब डालेंगे 0 1 1 2, अब ये बात आपको समझा दिए मशीन कैसे काम करेगा। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं, यानी आपकी रैंडम वेरिएबल क्या हो सकती है, here according to question नहीं, according to question random variables are, है ना, random variable values are, है ना, random variable। अच्छा हो कहाँ छूट गया हो उसको लिख लीजिएगा। अब आप लोग तो हाँ रैंडम में है ना, रैंडम में हो random variables values are, real values are क्या क्या है दोस्त, इट में भी 0 1 और 2। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में क्या लिखेंगे, एगो पी एक्स एक्स और पी एक्स, नहीं एक्स हो गया रैंडम वेरिएबल, पी एक्स हो गया उसके रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी, और हमारे पास है 3 ठो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 और 2। दोस्त अब यहां से मामला आता है, प्रोबेबिलिटी पी एक्स बराबर 0, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब 0 है तब प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी। तो एक बात तो क्लियर है कि हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि किसी भी 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने का जो तरीका हो सकता है, कितने तरीका से निकाला जा सकता है, 50C2 50 कॉम्बिनेशन आप लोग
कहाँ आ गए दोस्त, कौन दुनिया में आ गए? हाँ आ गए। चलिए देखिए, याद होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, कॉम्बिनेशन तो याद ही होगा थोड़ा बहुत, है ना? सब पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी इससे पहले वाले सेमेस्टर में। 52C2 याद है? इस तरह की बातें नहीं याद है दोस्त तुम लोग ना? एक कोरोना वायरस का भी ना धन्य है, बहुत बच्चे नहीं पढ़ा होगा शायद, कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण उसका पढ़ाई ना हुआ हो, है ना? अब पता नहीं सोता, आप ही लोग जानते हैं कि पढ़ के भूल गए कि पढ़ाई नहीं हुआ, है ना? इन दोनों में से मामला कुल मिला के कि अभी नहीं आ रहा है तो बात का कीजिए, कला झूठो पुरान का बात याद दिला रहे हैं। देखिए कॉम्बिनेशन होता था, आपको बताया था, थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग का टॉपिक कुछ अलग है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता था? ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट्स, कोई भी चीज़ का ग्रुपिंग, मतलब अगर 10-11 खिलाड़ी है तो दो प्लेयर को एक साथ भेजने का कितना तरीका हो सकता है? तो हम कहेंगे कि पूरा 11 गो, पूरा क्या गो? 11 गो, उसमें से दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये इतने तरीका से बनाया जा सकता है। और इसका फैक्टोरियल तोड़ने का तरीका क्या होता था? हाँ हो NCR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यही था। तो कुछ नहीं, 11 फैक्टोरियल अवट्टा 2 फैक्टोरियल अवट्टा 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसकी इतने तरीका से दो प्लेयर को क्रिकेट खेलने के लिए भेजा जा सकता है। अब फैक्टोरियल भी आप लोगों को तो नहीं अगर याद है तो याद कर लीजिए, कुछ 11 गुना 10 गुना 9 गुना, तरीका फैक्टोरियल के नाम आते ही सब गर्दा उड़ाने लगता है नहीं? अच्छा चलो दोस्त, ये चीज़ है 2 गुना 1 इस तरह से आता। क्लियर हो? ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो उसी तरीके से अगर आप 52 को पता है, उसमें से दो को कितना तरीका से निकाल सकते हैं, दो को पता करके, तो वो होता है 52C2, इतना तरीका से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? हो तो ये खाली ये, अब यही तो कहते हैं, यही चीज़ का आप लिमिटेशन था जब बच्चा के खाली पढ़ा देता है, और ऐसे रहेगा तो ऐसे कर लेना, तो समझता बाइनोमियल में पढ़े तो बाइनोमियल। इस सब का एप्लीकेशन, यही मैथ का क्या होता है, मैथ आप जब सीखते हो तो कहाँ यूज करना है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैथ। तो ये तो शुक्र मनाइए कि ये सब चीज़ें जो कॉम्बिनेशन है, गणना करने का जो तरीका है, ये कहीं भी हम लगा सकते हैं जहाँ हमको ग्रुपिंग करना हो। और प्रोबेबिलिटी में तो आपको पढ़ाया भी गया होगा 50C2, अगर नहीं पढ़ाया है तो मतलब समझिए कि वो छोड़ के निकल गया मास्टरवा, है कि नहीं? अच्छा चलिए, तो अच्छी बात है, आप जान लीजिए कि इधर भी पढ़ना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी में आता है इसका एप्लीकेशन यूजेज। ठीक है दोस्त, अभी आपने समझ में आ गया कि 52 को पता है, उसमें से दो का ग्रुप बनाना है तो कितना 50C2 से बना सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ, तो मतलब टोटल इतना तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन उसका बन सकता था। अच्छा, अब ये मामला जब हो गया दोस्त, तो अब देखिए टोटल इतना हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। यहाँ दो पत्ता अगर निकालेंगे तो इतने तरीका से निकाला जा सकता है। बस समझे? 50C2 मतलब जितना इसका वैल्यू कितना आएगा, अब आप लोग निकाल के बता दो फटाफट कितना आएगा, जो भी आप लोग निकाल सकते हो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब चलिए मामला आता है कि इतना तरीका से ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 कार्ड निकालने का। ये 2 कार्ड निकालने का क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। तो ये हमेशा देखिए ध्यान से इस चीज़ को, अभी इतना तो क्लियर है कि इसकी प्रोबेबिलिटी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन 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 ध्यान से देखिए कितने तरीका से हम निकाल सकते हैं बताइए। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा? 52C2 ये होगा। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो हमको पता है कि किसी का प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट में, तो पहले नीचे में जितना भी सैंपल स्पेस होगा वो रखेंगे। अच्छा, अब बताइए कि x बराबर 0 क्या कहता है? कोई s नहीं होना चाहिए, कोई s, दो पत्ता में से कोई s नहीं होना चाहिए। तो हम दो को निकाले, दोनों में से कोई s नहीं है। ये कब होगा दोस्त? जब, अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब 4 को s होता है, चारों को हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 48 48 बचेगा ना। 4 को s तो चारों को हटा दीजिए, उसमें से कोई दो अगर हम निकालेंगे 48 में से अगर हम कोई दो निकालेंगे तो 4 को तो s हटा दिए है, तो बाकी क्या मिलेगा? जो भी दोनों आएगा खाली s के अलावा सब आएगा नहीं। तो हम ये कहेंगे कि देखिए 48 गो में से आप 2 कलेक्ट कर लीजिए, 52 में से नहीं, क्योंकि 52 में चारों को हटा दिए, तो ये नो एस आने की तरीका हो गया। क्या बात क्लियर है ये? अब बताइए आप लोग कि इसका आंसर कितना आ रहा है इवैल्यूएट करके? 188 बता 221। अच्छा, ये आ गया। अब चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। हो नेक्स्ट क्या है?
x बराबर 1 नहीं, जब x बराबर 1 है माने मतलब कि उसमें से क्या हुआ, एक s आ रहा है, मतलब एक s नहीं आएगा। देखिए तो नीचे में तो वही होगा 52C2 निकालने का सिंपल स्पेस निकालने का तरीका। ऊपर सोचिए क्या होगा, एक s आ रहा है, इसका मतलब ए वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब 48 को बला में से अगर ए वो निकालेंगे तो वो s नहीं होगा। फिर से समझिए, 4 गो इधर है जो s का है, बाकी पूरे पत्ता में कितना है 4s जो है, 4 गो s है, बाकी 48 गो s होगा क्या, नहीं 4 ही s होगा, तो ये बिना s वाला है। तो अब 48 गो वाला में से वो निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आपका ऐसा पत्ता आएगा जो जिसमें s नहीं होगा। इस वाला 4 गो में से वो निकालेंगे तो ये s होगा, मतलब एगो s वाला ये होगा, ये s वाला 48 गो वाला में से वो निकाल लेंगे तो क्योंकि उसमें ऐसा ये नहीं है, तो उसमें से क्या आएगा, वो ऐसा आएगा, नहीं आएगा। अच्छा अब 4 गो इधर जो पता है उसमें तो ऐसा है, उसमें से वो निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसा आएगा। अच्छा अब देखिए ध्यान से सुनिए, एक हुआ 48 गो में से निकाले और एक हुआ 4 गो में से निकाले, तो एगो पता आ गया, एगो पता आ गया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब आपको एडिशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पता होगा कि जब दो इवेंट को ये भी आना चाहिए एंड ये भी आना चाहिए, एगो ऐसा है जिसमें एक इवेंट है जिसमें एस नहीं आएगा, एगो निकालेंगे लेकिन एस नहीं आएगा, ये कैसा है जिसमें एस आएगा। अब एगो नहीं है एगो है, दोनों आना चाहिए तो एंड आता है, और एंड आता है दोनों के बीच क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। एंड के पी ए इंटरसेक्शन बी रहता था, पी ए इंटू पी बी, याद होगा आप लोगों को कुछ। तो वही बात है कि ये ऐसा इवेंट है जिसमें एक एस आ रहा है, ये कैसा है, नहीं आ रहा, हमको ये वो आना चाहिए वो नहीं आना चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना, तो इंटू हो जाना चाहिए दोनों में, नहीं तो कुल मिला के हम लोग यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ यहीं पे था क्या, हाँ यहाँ, ये क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 48C1। इसका कैलकुलेशन करिए कितना आ रहा है, देखिए तो करके 32/222 क्या है 32/222, बहुत बढ़िया। इसको चलिए अब नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट दोस्त नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दुन्नू का दुन्नू ऐसे हो, गधे हो कि नहीं, है कि ना हो, मतलब दोनों का दोनों जो एस पत्ता वाला जो ऐसे वो आए, है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं 52C2 दोस्त, ये तो होगा ही होगा, है ना। अब देखिए इसका दोनों वही आए, इसका मतलब जो 4 को पत्ता है उसी में से कोई 2 को पता है तभी हो सकता है कि नहीं, नहीं 4 जो पत्ता है जो एस वाला है उसी में से जो 2 को निकालेंगे कॉम्बिनेशन वही दोनों हो, तब क्या हो सकता है, ये संभव है कि दोनों पत्ता क्या हो, ऐसे आए। अब भाई ऑरेंज वाला वो थैला में से निकालोगे तो ऑरेंज में खाली ना आएगा, मिक्स रहेगा तब ना उसमें से कुछ और भी आएगा। तो 4 को पता क्या है, 4 को तो हमारा ऐस होता है, उसी में से 2 को कोई निकालेंगे तो ऐसे आएगा ना, तो ये क्या है 4C2 तरीका है हमारे पास। तो इसका कितना आ रहा है आपके पास 1/221 एग्जैक्टली। अच्छा ये आपको कैलकुलेट करने सब आदमी को आ ही रहा है ना, सब आदमी करके बता रहे हैं आपकी 1/221 होगा। तो अब टेबल देखिए, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सो, अच्छा चलिए पीछे वाले टेबल तो बनाए हुए कि टेबल बनाया है ना, फिल कर लेते हैं। कितना ए वो आया है 1 के लिए आया 32/221, 1/221, तो एक टेबल में इसके लिए कितना आया था बाबू 188/221, इसके लिए कितना आया 188/221, इसका कितना आया बाबू 221, इसका आया 1/200। दोस्त सबको जोड़ो तो क्या आ रहा है 1, जोड़ के देखो सब, नीचे में एलसीएम सेम है, सबको आपस में जोड़ो 32 इतना हो जाएगा 120 20 20 20 220 220 221, ओके ये आपका 221 हो जा रहा है मतलब सम। तो ये आपका होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात क्लियर है। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम मीन निकालने जाएंगे, वेरिएंस निकालने जाएंगे, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन तत्काल आपको ये कैसे डील करना है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और करवाना चाहेंगे, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा और आई थिंक कि मजेदार भी होगा इसके रिगार्डिंग। फिर मीन वेरिएंस वाला मामला जो होगा वो अलग से देखते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा सब 1 वाला सब सुनाई 1 वाला ये एक चीज नहीं है 1 वाला C1 वाला समझाइए। कितने गया हो 1 वाला आगे है
आगे है ये है जी। हो देखिए 1 आने का मतलब क्या है, x बराबर 1 एक के वो ऐसा आना चाहिए, मतलब दो को काट निकालेंगे उनसे वो ऐसा आना चाहिए, वो ऐस नहीं आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऐसे एक ही ऐसा आना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग क्या करें, 48 को पत्ता होगा जिसमें ऐस नहीं होगा और 4 को पत्ता होगा जिसमें ऐस होगा। तो एक काम करते हैं, 48 को वाला में से वो निकालेंगे तो वो ऐस नहीं आएगा, 4 को में से वो निकालेंगे वो ऐस आएगा। तो हम क्या कि 4 को में से वो निकाले तो ऐस आ गया, 48 को में से वो निकाले तो ऐस नहीं आया। अच्छा हमको दो अलग अलग इवेंट है, अब दोनों को हमको क्या करना है, हमको एगो ऐस वाला चाहिए एगो नहीं चाहिए। तो दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो हमको बोले कि जब ए भी चाहिए और बी भी चाहिए तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नहीं तो पी एंड पी भी हो जाता ना। तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों को प्रोडक्ट करना चाहिए, दोनों एंड जब ये होता है दोनों को प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से देखिए दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, यहाँ से इसका जो कैलकुलेशन आया वो 32 आएगा, नीचे 221 आएगा, इस तरह से आपका क्लियर है क्या ये। अब चलिए अब बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन और की तरफ। आइए एक क्वेश्चन नेक्स्ट और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। आई थिंक कि हमें वो भी इंटरेस्टिंग लगा। एक रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन लिखेगा अ रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, x हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है वो क्या है, वो देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन। ये रैंडम वेरिएबल, ये उसका प्रोबेबिलिटी होता है और 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर एक 8 1 2 3 4 5 6 2 8 ओके। इसकी वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। और इसके बदले लिखा गया हमारे पास 0 k 2k 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 3k k स्क्वायर 3k k स्क्वायर। और ये आपको दिया गया है 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर और लास्ट वन है आपका 7k स्क्वायर प्लस के 7k स्क्वायर प्लस के। ठीक है और ये आपका देखिए आपको करना फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है। ठीक है पहला k की वैल्यू, दूसरा प्रोबेबिलिटी कब, जब x लेस देन 6 है, कितना 6 ग्रेटर देन 6 है, x ग्रेटर देन 6। और तीसरा दोस्त पता करना है आपको प्रोबेबिलिटी जब वो हो 0 से बड़ा x की वैल्यू और इससे छोटा हो कितना है 7k स्क्वायर प्लस के 7k स्क्वायर प्लस के। ठीक है आपको ये पता करने k का वैल्यू निकालना है। हो अब आपको ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको दिया ही हुआ है कि नहीं, जिसमें आपको इस k की वैल्यू निकालना है। एक प्रोबेबिलिटी कब निकालना है, ये जब x ग्रेटर देन 6 हो, एक प्रोबेबिलिटी निकालना जब इसके बीच हो तब। तो पहले बात को समझिए कहा क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, पहले k निकालना है। हो तो k निकालना था, इसे भी हम सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे, सिंपल ये पूरा प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है, यानी पूरा का जोड़ देंगे 1 के बराबर कर देंगे, सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। नहीं तो सबसे पहला क्वेश्चन के लिए तो अपना ऐसे ही शुरू हो जाते क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चूंकि सिग्मा ऑफ पी आई इक्वल टू 1 to n बराबर कितना होता है 1, और सिग्मा ऑफ पी आई क्या कहलाएगा बताइए 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1।
यही हो जाएगा। अब ये एक बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको जोड़ करने पर। देखिए कैसा क्वाड्रेटिक बन रहा है। देखिए तो के स्क्वायर 2k 3k स्क्वायर 7k स्क्वायर कितना हो जाएगा 10k स्क्वायर। ये बनेगा 10k स्क्वायर। अच्छा k 2k 4k 5k 6k 9k। देखिए तो 9k ही है। इसको 1 को इधर ले आइए तो -1 बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन करने पर आपको मिल जाएगा कितना k + 1 इंटू 10k - 1 और 9k एग्जैक्टली बाबू 9k। देखिए तो यही आ रहा है क्या? देखिए फैक्टराइज करके 10k k + 1 इतना 9k इतना k + 1 एग्जैक्टली 1/10। ठीक है देख लीजिए। अब देखिए तो यहाँ से -1 है। ये तो सही है। क्या तो k बराबर यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए k बराबर क्या आएगा 1/10 -1 एंड k बराबर कितना आ जाएगा ये 1/10। अच्छा अब बताइए ध्यान से देखिए ये गौर से, ये जो k का मान है ये आपका देखिए ध्यान से गौर से, ये k प्रोबेबिलिटी है 1 पर, एक रैंडम वेरिएबल 1 पर प्रोबेबिलिटी है। अब क्या प्रोबेबिलिटी आपका निगेटिव में जाएगा क्या? तो ये k का मान होगा क्या? तो k का मान कौन होगा? क्या ये बात समझ में आ गया? चलिए तो था ये भी बहुत आसान, क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। यही पर से बन जाएगा सब। नहीं यहीं से नहीं बनेगा, इसका कंडीशन से चलना पड़ेगा। चलिए ये नोट कर लिए आप लोग, ये मिटा दे, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये तो आप लोग देख नोट कर लिए, इसलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट की तरफ। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। हो देखिए k का मान कितना है 1/10, क्लियर है ना सबको? तो अब k का मान आ गया तो सबका प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। अच्छा तो सबका हम नहीं लिखने जाएंगे है ना, वैसे k का मान पूरा करेंगे तो सबका प्रॉपर प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे ही ध्यान देते हैं, ज़्यादा जोर ना करके। हमको पता है कि सबका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल दे सकते हैं k का मान आ गया तो, है ना। लेकिन हम लोग सबका ना निकालने जाके अपने काम पे ध्यान देते हैं। काम क्या है हम लोग का, सो देखिए ठीक है। वो देखिए ध्यान से, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कब, जब x का मान क्या हो 6 से बड़ा हो। अच्छा हमारे क्वेश्चन के लिए x का मान 6 से बड़ा कितना है 7 है। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि p बराबर x = 7 पे आप निकाल के हमको बताइए, है ना। तो हम p बराबर x बराबर 7 में प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए तो 7k² प्लस यही है। जब x का मान 6 से मतलब 6 से बड़ा है तो 6 से बड़ा तो 7 है हमारे क्वेश्चन में, और 7 पर प्रोबेबिलिटी क्या है 7k² प्लस k। तो अगर इस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालें, k का मान हमको पता है ऑलरेडी क्या है 1/10, हम लोग निकाल रखे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो 1/10 यानी 1/10 है ना, 1/100 1/10 नहीं यही था ना हो। हाँ निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, सब आदमी निकाल लीजिएगा प्रोबेबिलिटीज का। चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तीसरा क्या है कि प्रोबेबिलिटी कब, जब 0 से हाँ देखिए 0 से बड़ा हो x का मान, यानी रैंडम वेरिएबल का, 3 से छोटा हो। तो 0 से बड़ा और 3 से 1 और 2, तो यानी हमको कह रहा है कि आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी कब x बराबर 1 पर, आप प्लस कर लीजिए प्रोबेबिलिटी बराबर x = 2 पर। इसके बीच का पूरा प्रोबेबिलिटी कह रहा है निकालने के लिए, नहीं तो आप क्या कर लीजिए, कुछ नहीं कीजिए, आराम से इसका x बराबर 1 पे क्या है k है, तो ये हो जाएगा k प्लस कितना है 2k, यानी पूरा क्या हो जाएगा 3k, और ये कितना आ जाएगा 3 इंटू का 1/, क्लियर है क्या? इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो अगर आपको कह देंगे कि 0 से लेकर 0 to 7 निकालना, तो सब का सम 1 है ना, सबका सम 1, क्लियर। अब इसके बीच ये कहता है जितने के बीच में कहेगा वो सबका सम करके अब निकालेंगे, वो उसके बीच का प्रोबेबिलिटी होगा, क्लियर। और पार्टिकुलर किसी के लिए कहेगा तो उसका उसी पे निकाल देंगे, वो उसका प्रोबेबिलिटी होगा। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन कभी दे तो आपको ये बात एकदम क्लियर समझ में
आ जाएंगी। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं कि आज हम लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिए हैं। कल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, इन्हीं जो किया हुआ चीज़ों पर हम लोग एक क्वेश्चन के लिए मीन निकालना सिखा देंगे, आपको वेरिएंस निकालना सिखा देंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सिखा देंगे। अब तो आप खुद भी कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, उसके बाद फर्दर हम अपने नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। तो आप भी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग क्या कीजिए, पूरा एक बार रिवाइज करके रखिए सारे को, 1 2 3 लेक्चर। एक बार में आपको कुछ थोड़ा कम लगता है तो आप 1 2 बार और देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आता चले जाए। वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बस होती क्या है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी में ही थोड़ा सा ये घूमने लगे रहते हैं, जिसके कारण दिक्कत रहता है। ऐसा कुछ खास नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।